बताऊं निवेश की मूल बातें ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी प्रोवाइड करूंगी और हो सके तो मैं आपको इसको जितना डिटेल में हो सके और जितना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो फर्स्ट इसका टॉपिक है निवेश क्या है। आप सभी क्या करते हो, आप सभी की जो इनकम आती है आप उसे क्या करते हो, कुछ उसे खर्च कर देते हो उसका कुछ वक्त और कुछ फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो ताकि उसको आने वाले आपकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं आप उनमें उनका उसको पूरा कर सको। ठीक है ना, उन आवश्यकताओं को, ठीक है, आप उनको फिर बचा लेते हो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, और जो बचत को बेकार पड़े रखने से आप क्या करते हो, जो आपने बचत की है, ठीक है, आप उसे नहीं चाहोगे कि वो आपकी बेकार पड़ी जाए, तो आप उसे क्या करोगे, आप उससे कुछ प्रॉफिट पाने का एक्सेप्ट करोगे, आपको कुछ उससे प्रॉफिट मिले, ठीक है ना, उससे कुछ आपको लाभ प्राप्त हो, तो यही निवेश है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है और मोस्टली एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो अपने बेकार पड़े संसाधन पर प्रतिफल पाने के लिए, भविष्य के विशिष्ट उद्देश्य के लिए, धन का विशिष्ट योग अर्जित करने के लिए, अनिश्चित भविष्य के लिए प्रावधान बनाने के लिए। यानी कि आपके जो बेकार पड़ा संसाधन है आप उससे चाहोगे कि आपको कुछ प्रॉफिट मिले, इसलिए आप निवेश करना चाहोगे, या फिर भविष्य में जो आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है और आप कुछ चाहते हो कि आपको इससे प्रॉफिट मिले और मैं इसको जो काम करना चाहता हूँ मैं उसमें लगाऊं, तो आपको आपका जो उद्देश्य है अगर वो पूरा कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, और अनिश्चित भविष्य के लिए एक प्रावधान बनाने के लिए, यानी कि आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो जितने भी जो आपके लिए वो सुइटेबल वो मनी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगी वो उस टाइम पे भविष्य में, यानी कि इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे कुछ निवेश के ये तरीके थे कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो अब आपका थर्ड टॉपिक है निवेश कब प्रारंभ करना चाहिए। आप सभी को पता है हम जितनी जल्दी निवेश करना स्टार्ट करेंगे हमारे लिए उतना बेस्ट है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है और हम इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो कि निवेशक को याद रखने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है निवेशक शीघ्र निवेश। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, जल्दी निवेश करना चाहिए, आपसे जितनी जल्दी हो सके। ठीक है ना, नियंत्रित रूप से निवेश, यानी कि आपको नियंत्रित रूप से निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए निवेश, ना कि अल्प अवधि के लिए निवेश। आपको लंबी अवधि के लिए यानी कि लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, ना कि छोटे समय के लिए, क्योंकि अगर आप छोटे समय के लिए करोगे तो आपको उतना प्रॉफिट गेन नहीं होगा, लेकिन आप अगर लंबी अवधि के लिए करोगे तो आपको प्रॉफिट गेन होगा। तो ये आपके 3 पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले और इन्वेस्टर्स। गाइस अब हमारा 4th पॉइंट है कि निवेश करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कोई भी निवेशक है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या उन्हें सुनिश्चित जो बातें होती हैं उन्हें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं वो 12 हैं टोटल। ओके, तो मैं आपको ये मीन टू से 11 है, मैं आपको बताती हूँ तो क्या क्या है। ठीक है, ऐसे दस्तावेजों को पढ़ें और समझें। इन दस्तावेजों को क्या बोलते हैं, जो भी बैंक से रिलेटेड मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती है हमें इन सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, निवेश की सही होने की जांच करें, यानी कि वो निवेश करना हमारे लिए सही है या नहीं है वो जांच करें। ठीक है ना, निवेश से संबंधित लागत तथा लाभ का पता लगाएं। ठीक है, आपसे जो निवेश से जो संबंधित लागत है या फिर जो आपको उससे लाभ प्राप्त होने वाला है उसका पता लगाएं। निवेश के जोखिम प्रतिफल रूपरेखा का मूल्यांकन करें, यानी कि आपका जो डेंजर यहाँ पे जो हानि होने वाली है इससे रिलेटेड है। ठीक है, जो भी होगा इसको आप देखो कि जोखिम प्रतिफल रूपरेखा का मूल्यांकन करें, इसको ध्यान रखें। ठीक है ना, और निवेश के लिक्विडिटी और सुरक्षा पहलुओं को पहचानें। ठीक है, जो निवेश की लिक्विडिटी है और सुरक्षा के जो सिक्योरिटीज़ के पहलू हैं उनको भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें सुनिश्चित करें कि क्या यह विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो आपने जो विशिष्ट उद्देश्य चूज किया है कि आपके फ्यूचर में जो भी आप इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हो वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा इससे या नहीं पहुंचाएगा, आपके लिए जो फ्यूचर में आप जो करने वाले हो उस उद्देश्य को ये पूर्ति कर पाएगा निवेश या नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। और इस विवरण की तुलना अन्य उपलब्ध निवेशक अवसरों से करें, यानी कि और जो निवेशक
निवेश अवसर हैं उनसे भी तुलना करें कि ये निवेश हमारे लिए सही है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें प्रॉफिट आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। जांच करें कि क्या यह आपके विचार द्वारा किया जा रहा है या आपके द्वारा विचार किए गए अन्य निवेशक योजना से मेल खा रहा है। यानी कि आप जो सोच रहे हैं निवेश करने के लिए, तो वो उन निवेश योजनाओं से मेल खा रहा है या मेल नहीं खा रहा है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ किसी प्राधिकृत मध्यस्थ के माध्यम से ही बर्ताव करें। यानी कि जो यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, इन्हीं के मध्यस्थ से आप इनके साथ मतलब इस बर्ताव करें। ठीक है ना, और मध्यस्थ और निवेश के बारे में सभी स्पष्टीकरण की खोज करें। यानी कि इस पे स्पेसिफाइड आप करें कि खोज इन जितना भी यहाँ पे दे रखा है निवेश कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से उसे स्पेसिफाई करें कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, और यदि कुछ गलत हो गया तो उस अपने उपलब्ध विकल्प से छानबीन करें और फिर संतुष्ट होने पर ही निवेश करें। ये आपका लास्ट पॉइंट है। इन्हें निवेश के 12 प्रमुख चरणों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि कुछ आपका गलत हो गया, ठीक है ना, तो उसे जो आपके उपलब्ध जितने भी विकल्प हैं उन पे छानबीन करें। ठीक है ना, और फिर क्या हो सकता है, आप अगर इससे संतुष्ट हैं तभी आप निवेश करें, नहीं तो आप निवेश नहीं करें। तो आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और निवेशक जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो गाइस, अब आपको ये 5th पॉइंट है, ब्याज से क्या तात्पर्य है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब हम धन उधार लेते हैं तो हमसे इस धन के उपयोग के बदले में भुगतान की आशा की जाती है, इसे ब्याज कहा जाता है। यानी कि जब हम धन किसी से उधार लेते हैं तो जो उधार लिया है जिसने, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, भुगतान की आशा करते हैं, और जो ये भुगतान होता है, ठीक है, इसे ही ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो ये ब्याज वह राशि है जो कर्जदाता के धन के प्रयोग के बदले में उधार लेने वाले से वसूला जाता है। यानी कि जिससे जो कर्जदाता है, ठीक है ना, जो धन का प्रयोग के बदले उधार ले रहा है, ठीक है ना, वो उससे वसूला जाता है। यानी कि जो जिसने उधार लिया है उससे वसूले जाते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने किसी से ब्याज लिया, मतलब किसी से मैंने पैसे उधार लिए और मैंने उससे एक स्पेसिफाइड टाइम मांगा, ठीक है ना, कि आप मेरे को, तो वो क्या करेगा, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट लगा के मुझे देगा, ताकि मुझे क्या होगा, वही मेरा ब्याज कहलाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल ले लो कि ब्याज सामान्यतः शेष मूल्यांकन उधार लिए गए धनराशि के प्रतिशत के रूप में आकलित की जाती है। कर्ज की अवधि पर प्रतिशत दर निश्चित की जाती है या यह कर्ज की अवधि के आधार पर परिवर्तनीय हो सकता है। अगर आप इसका ब्याज जो है वो परिवर्तनीय हो सकता है अवधि के अनुसार। ठीक है ना, जैसे कि अगर आपने थोड़ी ज़्यादा 1 महीने तक ब्याज चुका पाओगे या फिर और उससे लंबा चल जाता है, तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्याज है वो परिवर्तनीय हो सकता है, वो चेंज हो सकता है और आप पे इस पर ज़्यादा भी इंटरेस्ट लग सकता है। ठीक है, तो ये था आपके ब्याज से आपको क्या तात्पर्य। तो गाइस, अब हमारा 6th पॉइंट है, ब्याज दर निर्धारण के कारक क्या हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम कारक की बात करते हैं। तो जब हम ब्याज दर की बात करते हैं तो ब्याज दर के भी कई कारक, कई प्रकार होते हैं। जैसे कि दर जो बैंक अपने जमाकर्ताओं को देती है, दर जिस पर वह अपने कर्जदाताओं को कर्ज देती है, यानी कि जो बैंक देती है, ठीक है ना, बैंक जो लोन देती है, ब्याज देती है, ठीक है ना, और जो बैंक अपने कर्जदाताओं को कर्ज देती है, और दर जिस पर सरकार बॉन्ड या सरकार सिक्योरिटी बाजार में उधार देती है, उधार बाजार में भी उधार देती है, ठीक है ना, और अल्प बचत योजना जैसे कि NSC, PPF हो गया, ये निवेशकों और जो कंपनी के द्वारा सावधि जमा जारी करता है, ठीक है, इत्यादि। और अब हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब हम ब्याज दरों की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मैक्रो अर्थशास्त्र आता है, जिसमें कुछ मैक्रो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसको, इन ब्याज दरों को निर्धारित करने वाले कारक अधिकांशत अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं और सामान्यतः मैक्रो अर्थशास्त्र कारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके कुछ कारक होते हैं जैसे कि धन की मांग, सरकार उधार का स्तर, धन की आपूर्ति, इन्फ्लेशन दर यानी कि महंगाई, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार नीति जो उपयुक्त वर्णित कुछ चलों का निर्धारण करती है। तो ये आपके थे कुछ कारक जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है और आप इसे ये ज़रूर लर्न करना।
तो निवेशक के लिए ये आपका 7th पॉइंट है, ये भी बहुत यूजफुल है और याद करने वाला है, ठीक है। तो निवेशक के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प क्या है, यानी कि आप जिसमें निवेश कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भौतिक संपत्ति होगी, जैसे कि वो रियल एस्टेट में कर दिया, ठीक है ना, सोना या आभूषण ज्वेलरीज पे कर दिया, माल इत्यादि। और या फिर वित्तीय संपत्ति की हम बात करें तो जैसे कि बैंक में सावधि जमा कर दिया, डाकघर में अल्प सेवा उपकरण कर दिया, ठीक है, उनके छोटे टाइम के लिए, बीमा करवा लिया, भविष्य फंड करवा लिया, पेंशन, ठीक है ना, इत्यादि। या सिक्योरिटी बाजार से संबंधित उपकरण जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, अगर हमने इनमें इन्वेस्ट किया तो हमारी ये दो भौतिक संपत्ति और वित्तीय संपत्ति, ये दो इम्पॉर्टेंट थे जहाँ पे जो निवेशक है वो निवेश कर सकते हैं। ये भी आपको याद करने वाले, तो आप ये प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सो गाइज, हमारा ये चैप्टर 1 फाइनेंस का हम इसको पार्ट 1 यहीं पे स्टॉप करते हैं और मैं आपको पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगी। और इसमें मैं आपको अदर टॉपिक जो कि आपके होंगे कि कम समय के लिए वित्तीय विकल्प, अधिक समय के लिए वित्तीय विकल्प, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, और मैं ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक लेके आऊँगी पार्ट 2 में और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी जिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।